मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण विभाग में अव्यय। अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है जो व्यय न हो, मतलब जिसमें कोई परिवर्तन न हो, जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अव्यय शब्द कहते हैं। अव्यय शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में रहते हैं। इन शब्दों को अविकारी शब्द भी कहा जाता है। जब, तब, अभी, अगर, वह, वहाँ, यहाँ, इधर, उधर, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए इत्यादि शब्द अव्यय यानी अविकारी शब्द कहलाते हैं। मतलब इस पर वचन, लिंग, कारक, काल इनका कोई परिणाम नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता इन शब्दों में। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं दो उदाहरण दे रही हूँ, हम इन उदाहरणों को देखते हैं। वह यहाँ से चला गया। इस वाक्य में इस वाक्य को हम लोग थोड़ा बदलते हैं। वह के बदले लेते हैं वो यहाँ से चले गए। देखिए, वो यहाँ से चले गए। यहाँ इस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। राजू प्रतिदिन पढ़ता है। अभी राजू प्रतिदिन पढ़ता है, यह देखा जाए ये पुल्लिंग वाक्य है, पुरुष है इसमें राजू। अगर हम इसको स्त्रीलिंगी वाक्य बनाएं, सीता प्रतिदिन पढ़ती है। प्रतिदिन, प्रतिदिन शब्द में कुछ बदल हुआ नहीं हुआ, मतलब यहाँ प्रतिदिन यह दोनों शब्द क्या हुए? अव्यय। मतलब अव्यय शब्द में किसी भी वचन और लिंग का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उसमें बदल नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, उसे कहते हैं अव्यय। अव्यय के भेद। अव्यय के चार भेद होते हैं: क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और अंतिम विस्मयादि बोधक अव्यय। पहले देखते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय की परिभाषा: जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। यानी जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है। क्रिया मतलब कौन सी क्रिया? चलना, दौड़ना, खाना, पीना, लिखना, यह सब क्या है? क्रियाएं हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं। घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़ा दौड़ता है, यह वाक्य अगर ऐसा होता तो भी राइट था, लेकिन यहाँ पर दौड़ता है के पहले दिया है तेज, यानी क्रिया कौन सी इस वाक्य में? दौड़ना। दौड़ता है तो कैसे दौड़ता है? तेज। तो तेज यह शब्द घोड़े के दौड़ने की विशेषता बता रहा है। घोड़ा कैसे दौड़ता है? तेज। तो ये कौन सा अव्यय हुआ? क्रिया विशेषण अव्यय। बच्चे धीरे धीरे चल रहे थे। बच्चे चल रहे थे, इतना वाक्य होता तो भी राइट था, लेकिन बच्चों के चलने की क्रिया की विशेषता बताई गई है धीरे धीरे शब्द ने। बच्चे धीरे धीरे चल रहे थे, यानी धीरे धीरे शब्द ने क्या बताया है? चलने की विशेषता। यदि ऐसा होता तो वाक्य बच्चे जल्दी जल्दी चल रहे थे, तो जल्दी जल्दी क्या होता है इस वाक्य में? क्रिया की विशेषता, यानी क्रिया विशेषण अव्यय। सुमन सुंदर लिखती है। अभी यहाँ पे सुमन के लिखने की क्रिया की विशेषता बताई है। सुमन कैसे लिखती है? तो सुंदर लिखती है। तो सुंदर यह शब्द क्या हुआ? क्रिया विशेषण अव्यय। मतलब जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय। वह शब्द क्रिया से पहले लगता है उसे कहते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। बच्चे धीरे धीरे चल रहे थे, इसमें धीरे धीरे यह क्रिया विशेषण अव्यय है। घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें तेज यह शब्द क्रिया विशेषण अव्यय है। तो सुमन सुंदर लिखती है, इस वाक्य में सुंदर यह क्रिया विशेषण अव्यय है। आया समझ में? मतलब क्रिया विशेषण अव्यय मतलब जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे कहते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा देखते हैं संबंध बोधक अव्यय। इसकी परिभाषा है: जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं
उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे दूर, पास, अंदर, बाहर, पीछे, आगे, बिना, उत्तर, ऊपर, नीचे आदि। देखिए इसमें इजी कंसेप्ट ये है कि संबंध बोधक अव्यय में के पास, के साथ यह शब्द आते हैं। के जोड़कर आता है, के पास, के अंदर, के बाहर, के पीछे, के आगे, या फिर से लगाकर आता है, से पहले, से साथ, इस तरह से आता है। तो अगर वाक्य में के पास, के ऊपर, के बिना, के पीछे ऐसे शब्द आए तो समझ लो वो संबंध बोधक अव्यय है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कुछ उदाहरण देखेंगे यहाँ पर। वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठे हैं। अभी देखिए पक्षी बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं? वृक्ष, वृक्ष के ऊपर। यहाँ पे के ऊपर आया तो अंडरलाइन कीजिए, के ऊपर। के ऊपर कौन सा अव्यय हुआ? संबंध बोधक अव्यय। और एक बात, संबंध बोधक अव्यय में आपको क्या करते हैं कि संबंध बोधक अव्यय में आपको एकदम डिटेल में बताया जाता है। डिटेल में मतलब वो चीज़ कहाँ पे है, क्या है, यह एकदम परफेक्ट बताया जाता है। जैसे कि पुस्तक टेबल के ऊपर है, के ऊपर। देखिए के आया, कहाँ पे है पुस्तक? तो टेबल के ऊपर है। लेकिन इजी ये है कि के पास, के ऊपर, ये के लगाकर जो वाक्य आता है, शब्द आता है, वो होता है संबंध बोधक अव्यय। वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठे हैं, इसमें के ऊपर क्या है? संबंध बोधक अव्यय। धन के बिना कोई काम नहीं होता, के बिना, के बिना क्या हुआ? संबंध बोधक अव्यय। मकान के पीछे गली है, यहाँ पे के पीछे अंडरलाइन कीजिए, के पीछे क्या है? गली है। तो के पीछे क्या हुआ? संबंध बोधक अव्यय। मैं पूजा से पहले स्नान करता हूँ, स्नान करता हूँ, लेकिन कैसे करता हूँ? पूजा से पहले। तो से पहले क्या हुआ? संबंध बोधक अव्यय। जैसे कि मैंने आपको बताया, के साथ, के पीछे, के बिना, के ऊपर, के से पहले, ऐसे जो के लगाकर और से लगाकर शब्द आते हैं वो होते हैं संबंध बोधक अव्यय। राम भोजन के बाद जाएगा, के बाद अंडरलाइन संबंध बोधक अव्यय। मोहन दिन भर खेलता है, दिन भर, भर शब्द आया, खेलता है, तो भर क्या हुआ? संबंध बोधक अव्यय। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग समुच्चय बोधक अव्यय। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इन्हें योजक भी कहा जाता है। ये शब्द दो वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं। किस शब्द से, किस योजक शब्द से जोड़ते हैं? तो और, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए, इस कारण, क्योंकि इत्यादि इत्यादि शब्दों से। मतलब समुच्चय बोधक अव्यय में दो पूर्ण वाक्य होते हैं और इन दोनों पूर्ण वाक्यों को यह योजक शब्द और, लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, इसलिए यह शब्द जोड़ते हैं। इससे हम लोग समुच्चय बोधक अव्यय समझ सकते हैं। ये बहुत इजी है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखते हैं समुच्चय बोधक अव्यय के उदाहरण। आंधी आई और पानी बरसा। इस वाक्य में दो पूर्ण वाक्य हमें दिख रहे हैं। आंधी आई एक वाक्य, पानी बरसा दूसरा वाक्य। इन दोनों वाक्यों को जोड़ा है और इस योजक शब्द ने, तो और क्या हो गया? समुच्चय बोधक अव्यय। मंजुला पढ़ने में तो तेज है, एक वाक्य, परंतु शरीर से कमज़ोर है। परंतु क्या हुआ? वो शरीर से कमज़ोर है। यहाँ पे दो पूर्ण वाक्य दिख रहे हैं। मंजुला पढ़ने में तो तेज है, एक वाक्य, शरीर से कमज़ोर है दूसरा वाक्य। दोनों वाक्यों को परंतु इस योजक शब्द ने जोड़ा है, तो यह कौन सा हो गया? समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय के और कुछ उदाहरण देखेंगे। तुम जाओगे कि मैं जाऊँ। तुम जाओगे एक वाक्य, मैं जाऊँ दूसरा वाक्य। दोनों वाक्यों को जोड़ा की शब्द ने, तो की क्या हुआ? समुच्चय बोधक अव्यय। मैं पढ़ना
मैं पटना आना चाहता था, एक वाक्य। मैं पटना आना चाहता था, एक वाक्य। आ न सका, दूसरा वाक्य। दोनों वाक्यों को जोड़ा है लेकिन इस शब्द में। जैसे वाक्य क्या बनता है, मैं पटना आना चाहता था लेकिन आ न सका। तो यहाँ पे लेकिन क्या हो गया, समुच्चय बोधक अव्यय, क्योंकि लेकिन यह शब्द इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। मैं पटना आना चाहता था, वाक्य इतना होता तो भी वह पूर्ण था। आ न सका, पटना आ न सका, यह भी वाक्य पूर्ण है। लेकिन इन दोनों वाक्यों को एक ही वाक्य में ढालने के लिए इन दोनों वाक्यों के बीच में लेकिन इस योजक शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसे बोलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। तुम जाओगे या वह आएगा। देखिए, तुम जाओगे एक वाक्य, वह आएगा दूसरा वाक्य। इन दोनों वाक्यों को जोड़ा है या इस योजक शब्द ने, तो यह कौन सा हो गया, समुच्चय बोधक अव्यय। इसमें समुच्चय बोधक कौन सा है, या। पहले वाक्य में की समुच्चय बोधक, सेकेंड वाक्य में लेकिन समुच्चय बोधक अव्यय, तीसरे वाक्य में या समुच्चय बोधक अव्यय। अव्यय लिखते समय जो अव्यय शब्द है उसके नीचे अंडरलाइन करके उसका भेद वाक्य के सामने लिखना होता है। नेक्स्ट वाक्य देखिए, सुनील निकम्मा है इसलिए सब उससे घृणा करते हैं। अभी देखिए, सुनील निकम्मा है एक वाक्य, सब उससे घृणा करते हैं दूसरा वाक्य। इन दोनों वाक्यों को जोड़ा है इसलिए इस योजक शब्द ने, तो इसलिए क्या हुआ, समुच्चय बोधक अव्यय। गीता गाती है एक वाक्य और मीरा नाचती है दूसरा वाक्य। इन दोनों वाक्यों को जोड़ा और इस योजक शब्द ने, तो और क्या हो गया यहाँ पे, समुच्चय बोधक अव्यय। समझ में आ रहा है आप लोगों को। यानी अगर क्रिया विशेषण अव्यय आपको पूछा है तो क्रिया विशेषण अव्यय में धीरे धीरे, जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया था, चलने की क्रिया की विशेषता धीरे धीरे शब्द ने बताई है, तो धीरे धीरे शब्द के नीचे अंडरलाइन करके आप लिखोगे वहाँ पे क्रिया विशेषण अव्यय। पर लिखने की अक्षर सुंदर लिखती है बताया है सेंटेंस में, तो सुंदर शब्द के नीचे अंडरलाइन करके आप लिखोगे क्रिया विशेषण अव्यय। और अगर समुच्चय बोधी अव्यय का वाक्य होगा तो आप तुम जाओगे, की मैं जाऊँ, की के नीचे अंडरलाइन करोगे, वहाँ पे लिखोगे समुच्चय बोधक अव्यय। गीता गाती है और मीरा नाचती है, यह वाक्य होगा। वाक्य का भेद पहचानो, तो और के नीचे अंडरलाइन आएगी और वहाँ पे उसका भेद आएगा समुच्चय बोधक अव्यय। और अगर संबंध बोधक अव्यय है तो के साथ, के ऊपर, वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठे हैं, के ऊपर के नीचे अंडरलाइन, के ऊपर क्या हुआ, संबंध बोधक अव्यय। मकान के पीछे गली है, अंडरलाइन के पीछे, उसका भेद आएगा संबंध बोधक अव्यय। समझ में आ रहा है सबको। सबसे लास्ट देखेंगे अभी हम लोग विस्मयादि बोधक अव्यय। यह सबसे आसान है समझने में, क्योंकि इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क जहाँ पे लगा होता है वो होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। एक्सक्लेमेटरी मार्क को हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक अव्यय। इसकी परिभाषा है, जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, शोक, विस्मय, ग्लानि, लज्जा, घृणा, दुख, आश्चर्य आदि के भाव का पता चलता है उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। यानी जिस अव्ययी शब्द से हमें हमारे मन के भाव पता चलते हैं उसे कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। जैसे हाय वह चल बसा, हाय शब्द के बाद देखिए एक्सक्लेमेटरी मार्क है, तो जाहिर सी बात है यह कौन सा अव्यय है, विस्मयादि बोधक अव्यय। आह क्या स्वाद है, देखिए आह के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क है, यह है विस्मयादि बोधक अव्यय। अरे तुम यहाँ कैसे, अरे के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क है, तो अरे क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय। छी छी यहाँ गंदगी है, छी छी के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क है, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इस तरह से आज हमने अव्यय के 4 भेद देखे, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय और
विस्मयादि बोधक अव्यय। फिर से एक बार रिवाइंड करेंगे। क्रिया विशेषण अव्यय जो क्रिया की विशेषता बताता है, यानी चलना, बोलना, लिखना, ये जो क्रियाएं हैं इनकी विशेषता जो शब्द बताता है उसे कहते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। संबंध बोधक अव्यय के पास, के साथ, के पीछे यह शब्द आते हैं के लगाकर, से लगाकर, उसे कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय जिसमें योजक शब्द का प्रयोग किया जाता है दो पूर्ण वाक्यों को जोड़ने के लिए, जिससे इसलिए, किंतु, परंतु और यह जो शब्द होते हैं वे। और लास्ट में विस्मयादि बोधक अव्यय जिस वाक्य में एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है वो होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इस तरह से आज हमने अव्यय यह व्याकरण का पाठ पढ़ा। आशा है आपको समझ में आया होगा। ध्यान से देखिए वीडियो, और अगर नहीं समझ में आया है तो ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। बहुत ही इजी है ये। थैंक यू।